नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। पाकिस्तान को भारतीय सेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजने वाला आईएसआई का एजेंट हुआ गिरफ्तार। खुद को बताया था आर्मी का ऑफिसर। अफसरों की कमी को दूर करने के लिए आर्मी, नेवी और वायुसेना में रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द होगा लागू। हाल ही में SU-30 MKI पर देखी गई स्पाइस 2000 हेलिना और ध्रुवास्त्र को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में जल्द ही शामिल किया जाएगा। भारत सरकार ने इन्फिनिटी Pseudo सैटेलाइट्स के लिए दी मंजूरी। यूके की रॉयल एयरफोर्स अपने 13 C-130J C4 वेरिएंट वाले हरकुलिस विमानों को बेचने जा रही है। भारत के लिए यहाँ पर एक बड़ा मौका है। लद्दाख में ITBP के लिए बन रहा ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट प्रोजेक्ट हुआ फेल। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो तीनों सेनाओं को लेकर आ रही है। दोस्तों, आए दिन आप सुनते ही रहते होंगे कि तीनों सेनाओं में ऑफिसर्स की कमी है, जिसकी कई सारी वजहें होती हैं। रिटायरमेंट हो गया, VRS हो गया, या इसके अलावा नौकरी छोड़ना हो गया, या फिर नए पदों पर भर्ती ना होना। काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं तीनों सेनाओं को, लेकिन इसके लिए फैसला लिया गया था कि अब रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को जल्द ही लागू किया जा रहा है। साथ ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव इसमें लागू होगा। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल 29 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 10 नवंबर तक इस संदर्भ में ड्राफ्ट गवर्नमेंट सेंक्शन लेटर तैयार कर लिया जाए, जिसे CDS जनरल विपिन रावत देखेंगे। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि ये प्रपोजल अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्द ही लागू होगा। नए प्रस्तावों में सेना में कर्नल और नौसेना और वायुसेना में इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 57 करने, ब्रिगेडियर और इनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 56 से बढ़ाकर 58 साल करने, इसके अलावा मेजर जनरल के समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 59 करने का प्रस्ताव है। लेफ्टिनेंट जनरल और इससे ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही जूनियर कमांडिंग ऑफिसर सैनिक, नेवी और एयरफोर्स में जो इनके समकक्ष लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में है, उनकी रिटायरमेंट उम्र 57 साल करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पेंशन की कटौती का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों की पेंशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन, 26 से 30 साल की सर्विस में 60%, 31 से 35 साल की सर्विस में 75% और 35 साल से ज्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इससे तीनों सेनाओं के अफसरों की कमी पूरी होगी। इसके अलावा रक्षा बजट भी कम हो पाएगा। वहीं कई स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो कि हाई स्किल जॉब के लिए ट्रेंड होते हैं, वे दूसरे सेक्टरों में काम करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। इससे हाई स्किल्ड मैन पावर का नुकसान होता है और ये आर्म फोर्सेस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, तो इसको भी इससे रोका जा सकता है। CBI की एक टीम ने आर्मी के ऑफिसर को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु से हुए गिरफ्तार आर्मी ऑफिसर की पहचान जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आर्मी ऑफिसर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और कई महीनों से सेना की खुफिया जानकारी ISI तक पहुंचा रहा था। जानकारी के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस से सूचना मिलने पर केंद्रीय क्राइम ब्रांच ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों की तस्वीरें लेने और विदेशी एजेंसियों के साथ साझा करने के आरोप में इस आरोपी को गिरफ्तार किया। ये आरोपी भारत में आर्मी ऑफिसर बनकर रह रहा था। इस आरोपी पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के जरिए ISI के संपर्क में था। पूछताछ के बाद सामने आया कि व्हाट्सएप के जरिए कई सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी, फोटोग्राफी और खुफिया जानकारी वो ISI तक पहुंचाता था। रिपोर्ट्स की माने तो जितेंद्र सिंह बाड़मेर मिलिट्री स्टेशन की तस्वीरें लगातार ISI को शेयर कर रहा था। इसके अलावा आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट की जानकारी लगातार पाकिस्तान को भेज रहा था। खुफिया विभाग काफी दिनों से जितेंद्र सिंह की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। इससे पहले NIA ने दावा किया था कि ISI ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। यानी कि दोस्तों, ये ISI का एजेंट किस तरीके से भारतीय सेना में रहकर वहां की जानकारियां पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस पूरे नेटवर्क का पता लगाना चाहिए जो कि इस तरीके से इस वक्त भारत की सैन्य प्रतिष्ठानों में एंटर कर चुका है। मामला बेहद गंभीर है, इसीलिए जब तक इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई ना हो तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स के हथियारों की क्षमताओं को बढ़ा रही है। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना का SU-30 फाइटर जेट आसाम के चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन में देखा गया।
जिसमें कि 100 किलोमीटर रेंज वाली स्पाइस 2000 एयर टू सरफेस वेपन लगा था और ये दूसरा नॉन रशियन हथियार है जिसे Su-30 MKI में लगाया गया है। इससे पहले अस्त्रा Mk1 एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सुखोई 30 MKI पर लगा दी गई है और इसीलिए भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स के हथियारों को उन्नत कर रही है। इसके बाद अब तेजस Mk1 और MiG-29 UPG बेड़े में भी इस तरीके के हथियारों को जोड़ा जाएगा। जहां तक बात करते हैं Su-30 की, तो Su-30 से स्पाइस 2000 का परीक्षण सफल हो चुका है, जिसमें कि इसने ग्राउंड टारगेट के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि रशिया के साथ भी भारत का थर्ड पार्टी इशू नहीं आया है सुखोई 30 MKI में स्पाइस 2000 को जोड़ने से। स्पाइस 2000 जो कि GPS और सैटेलाइट पिक्चर्स के आधार पर अपने टारगेट का पता लगा लेती है और इसमें जानकारी पहले से ही फीड कर दी जाती है ताकि GPS सिग्नल अगर लॉस्ट भी हो जाता है तो ये अपने टारगेट को मार गिरा सकती है। अगली अपडेट हेलिना और ध्रुवास्त्र को लेकर आ रही है। हेलिना और ध्रुवास्त्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि 7 किलोमीटर रेंज वाली हेलीकॉप्टर लॉन्च हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने अपने सारे डेवलपमेंटल और यूजर ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और अब भारतीय सेना इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लॉन्चर और मिसाइल तैयार है। हर मिसाइल की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम में होगी और इस वक्त 500 मिसाइल्स और 40 लॉन्चर्स की तत्काल आवश्यकता भी है। सेना की तरफ से जारी होने वाले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद भारतीय सेना इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी करेगी और इनका ट्रायल भी सेना के द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी हेलिना मिसाइल के एयरफोर्स वेरिएंट के लिए इच्छुक है, जिसे कि ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है और इसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में तैनात किए जाने की योजना है और बहुत जल्द ही इन्हें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में लगा दिया जाएगा। भारत सरकार ने इन्फिनिटी प्यूसिडो सैटेलाइट के लिए मंजूरी दे दी है, जो कि कैक्स प्रोग्राम के अंतर्गत है और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है 700 करोड़ रुपए, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए अगले कुछ दिनों में दे दिए जाएंगे HAL को ताकि वो इसके डिजाइन और रिसर्च वर्क में काम कर सके। 700 करोड़ रुपयों को 4 सालों में अलग अलग फेसेस के हिसाब से बांटा जाएगा, जिसमें कि इसके प्रोटोटाइप के डेवलपमेंटल ट्रायल्स भी होंगे। यूके की रॉयल एयरफोर्स अपने 13 C-130J C4 वेरिएंट्स हरकुलिस एयरक्राफ्ट को बेचना चाहती है, जो कि 12 साल तक यूके की रॉयल एयरफोर्स में सर्विस में रहे और ये अब भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि भारतीय वायुसेना 11 C-130J एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है और अगर भारत इन्हें लेता है तो इससे भारत की इस फ्लीट में मजबूती आएगी। जैसे कि आपने देखा ही होगा C-130 का दम जब भारत ने 85 भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला था। लद्दाख में ITBP के लिए बनने वाला ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट प्रोजेक्ट, जिसे कि पब्लिक सेक्टर फर्म नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन बना रही थी, जिसकी लागत 20 करोड़ रुपए थी, अब ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है क्योंकि लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो अस्थायी है, यानी कि स्टेबलाइज नहीं होता है, जिसके लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए। लगभग 5 सालों तक काफी प्रयास होता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद अब ITBP ने गृह मंत्रालय से कहा है कि वे इस प्रोजेक्ट को किसी और कंपनी को दे ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा हो सके। तो दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।